दाऊद डी डॉन, डॉन जिसने फिल्म के डायलॉग को सच कर दिखाया। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन कोई डॉन यूं ही नहीं बन जाता, वो भी वो लड़का जिसका खानदान लोगों की हजामत करता हो। तो आखिर दाऊद का वो पहला क्राइम क्या था जिसने उसे जुर्म की दुनिया का सरताज बना दिया और उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा? आइए वो कहानी आज आपको एकदम शुरू से बताते हैं। ये दास्तां शुरू होती है मुंबई यानी तब के बंबई से, सबसे घनी आबादी वाले इलाके नागपाड़ा के टेमकर मोहल्ला से। यहाँ की हवा में एक अजीब सा तनाव हमेशा घुला रहता था। एक तरफ थी समंदर की वो रूह जिसने मुंबई को मेहनतकशों की नगरी बनाया, और दूसरी तरफ थी गलियों की सरांध जहां से जरायम का धुआं उठता था। टेमकर मोहल्ले की एक तंग और छोटी सी गली में एक 10 बाई 10 फीट के कमरे में रहता था कास्कर खानदान। इस खानदान का मुखिया था इब्राहिम हसन कास्कर। इब्राहिम कास्कर बंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। उस जमाने में जब पुलिस का मतलब सिर्फ हवलदार होता था, वही नीली चड्डी, नीली टोपी और हाथ में एक लाठी लेकर घूमने वाला हवलदार। ऐसे हवलदार थे इब्राहिम कास्कर। तो इब्राहिम की एक तिगड़ी थी, यूसुफ हवलदार, आदम हवलदार और खुद इब्राहिम हवलदार। इन तीनों की त्रिमूर्ति का दबदबा था। इनके नाम से अच्छे अच्छे नामी गिरामी मुजरिम थर थर कांपते थे। यह दबदबा सिर्फ वर्दी का नहीं बल्कि ईमानदारी का भी था। इब्राहिम की ईमानदारी और खुददारी इतनी बड़ी थी कि बंबई का मशहूर स्मगलर हाजी मस्तान भी उनसे टकराने से पहले 100 बार सोचता था। इब्राहिम कास्कर के खानदान की जड़ें कोंकण के छोटे से गांव रत्नागिरी से आती थी। उनके वालिद यानी दाऊद के दादा एक नाई यानी हेयर कटिंग का काम करते थे। मेहनत की रोटी खाने वाला खानदान था उनका, लेकिन इब्राहिम कास्कर ने इस मेहनत की रोटी में खुददारी का तड़का लगा दिया, जिसमें ईमानदारी भी कूट कूट कर भरी। मुंबई का सबसे बड़ा स्मगलर हाजी मस्तान उस जमाने में कस्टम की ही कुछ फाइलें क्लियर करवाना चाहता था, या छोटे मोटे उसके कुछ कानूनी काम होते थे, तो इब्राहिम कास्कर की मदद लेकर वो काम पूरा कर लेता था, क्योंकि इब्राहिम पढ़े लिखे आदमी थे। एक बार जब हाजी मस्तान ने इब्राहिम को उनके मेहनताना से ज़्यादा पैसे ऑफर कर दिए, तो इब्राहिम ने उस पैसे को ऐसे देखा जैसे वो जहर हो। उन्होंने घूर कर हाजी मस्तान से कहा, खुदा ना करे मैं कभी आपके पैसे का मोहताज हूँ। सोचिए, एक तरफ घनघोर गुर्बत थी, मतलब इब्राहिम और उनकी बेगम अमीना और उनके कुल 10 बच्चे थे, और सब 10 बाई 10 के एक कमरे में रहते थे। उनका लालन पालन भी मुश्किल था। इनके परिवार के पास मिठाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे। और दूसरी तरफ ये बेमिसाल खुददारी, क्योंकि दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर के लिए रोटी हलाल होनी चाहिए, चाहे भूखे ही क्यों ना रहना पड़े। मतलब जो आदमी हराम की कमाई को सूंघता भी नहीं था, उसकी गुर्बत और खुददारी की ही कहानी आगे चलकर एक बड़े पैराडॉक्स को जन्म देने वाली थी, जिसका नाम आगे चलकर दाऊद इब्राहिम होगा। साल था 1955। इब्राहिम कास्कर उस वक्त मालाबार पुलिस स्टेशन के दायरे में एक ट्रैफिक कांस्टेबल के तौर पर तैनात थे। ड्यूटी पर थे जब उन्हें खबर मिली कि उनकी बीवी अमीना बेगम ने एक बेटे को जन्म दिया है। बेटे का जन्म हुआ, लेकिन घर में मातम जैसा सन्नाटा था, क्योंकि मैंने बताया ना, मिठाई खरीदने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे इस परिवार के पास। लेकिन इब्राहिम और उनकी बेगम अमीना बहुत ही धार्मिक थे। दाऊद के जन्म से पहले वो एक सूफी बाबा के पास गए थे। नाम था उनका निराले शाह बाबा। इब्राहिम की नेक नियत और अदब को देखकर बाबा ने एक भविष्यवाणी की। बाबा ने कहा, ये तुम्हारा बेटा बहुत ही मशहूर होगा, बहुत मालदार होगा, ये तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में फैला देगा, लोग तुम्हारी कहानियां सुनेंगे। ये भविष्यवाणी इब्राहिम के लिए एक उम्मीद की रोशनी थी। उन्होंने सोचा, भले ही मेरे पास आज पैसे नहीं हैं, पर मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। इसी उम्मीद में उन्होंने अपने बेटे का नाम दाऊद रखा, जिसका जिक्र कुरान में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और ओल्ड टेस्टामेंट में डेविड से है। धर्म और मजहब के दायरे में ये एक शक्तिशाली और बड़ा नाम है। आमतौर पर उसका नाम दाऊद हसन होना चाहिए था, क्योंकि खानदान में हसन नाम चलता था, पर इब्राहिम ने अपने बेटे के साथ अपना नाम जोड़ा। उसका नाम दाऊद इब्राहिम रखा गया। अब आता है कहानी का सबसे हैरत अंगेज पहलू। इब्राहिम कास्कर की खास दोस्ती थी उस जमाने के एक और बड़े स्मगलर करीम लाला से।
करीम लाला जो इब्राहिम को दाऊद इब्राहिम भाई कहकर पुकारता था और उनकी बहुत इज्जत करता था, उसे पता चला कि इब्राहिम की गरीबी उन्हें दावत करने की इजाजत नहीं दे रही है। करीम लाला ने इब्राहिम का अफसोस मिटाने के लिए अपने खर्चे पर एक आलीशान दावत वलीमा का आयोजन किया। खूब पैसे खर्च किए और दाऊद के जन्म का बड़ा जश्न मनाया गया। मतलब करीम लाला को तब कहां पता था कि जिस बच्चे के जन्म पर वो दावत लुटा रहे हैं, आगे चलकर वही उनका काल बनेगा। मतलब अगर किसी सूफी ने उस वक्त लाला को बता दिया होता कि यही बच्चा एक दिन तेरी जिल्लत और शिकस्त का कारण बनेगा, तो शायद करीम लाला ये दावत कभी नहीं देते। पर किस्मत ने अपना पासा फेंक दिया था और दाऊद इस दुनिया में कदम रख चुका था। दाऊद इब्राहिम कास्कर ने अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाने के लिए उसे नागपाड़ा के दाऊद सेलर इंग्लिश हाई स्कूल में भर्ती कराया। उनकी कमाई अच्छी नहीं थी, फिर भी वो बाबा की भविष्यवाणी को सच करना चाहते थे। लेकिन गुर्बत, जिम्मेदारियों और लगातार बढ़ता परिवार इब्राहिम के लिए डिप्रेशन और चुनौतियों का पहाड़ बन गया। बच्चों की फरमाइश छोड़िए, चूल्हा चौका बामशक्कत चल रहा था। इन सभी चीजों के चलते इब्राहिम एक कांस्टेबल होने के बावजूद अपने बड़े बेटों साबिर और दाऊद की तरफ वो तवज्जो नहीं दे पाए जो उन्हें देनी चाहिए थी। अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए थी, उससे बात करनी चाहिए थी। स्कूल से शिकायतें आने लगी। दाऊद और साबिर का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। हालांकि दाऊद फिर भी थोड़ा पढ़ लिख गया। स्कूल की फीसें नहीं भरी जा रही थी, किताबें नहीं खरीद पा रहे थे। कांस्टेबल इब्राहिम के लिए ये सब चीजें अब बर्दाश्त से बाहर थी। वो अपने बच्चों को डांट कर स्कूल भेजते, पर उनका ध्यान घर के बाहर की आजाद दुनिया में ज्यादा था। इस तन्हाई और गुर्बत ने दाऊद और साबिर को घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने स्कूल छोड़ा और नागपाड़ा और डोंगरी के लोफर बच्चों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। ये वो टीनेज उम्र थी जहां बच्चे या तो बनते हैं या तो बिगड़ते हैं। साबिर उस समय करीब 15-16 साल का रहा होगा और दाऊद सिर्फ 14 साल का था। उन्हें अच्छी संगत नहीं मिली। उन्हें अपने बाप की ईमानदारी की इज्जत से ज्यादा हाजी मस्तान जैसे लोगों की दौलत अट्रैक्ट करने लगी। दाऊद की जहन में घर की गुर्बत, बाप की खाली जेब और हमेशा के मसाइल गूंज रहे थे। एक दिन जब दाऊद की उम्र 14 साल की थी, उसे जिंदगी का सबसे बड़ा लालच मिला। बंबई पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक और दाऊद के पुराने दोस्तों के बयान के अनुसार, दाऊद ने एक दिन सड़क पर खड़े एक आदमी को पैसे गिनते देखा। उसके हाथ में उस जमाने के चौड़े बड़े 100 रुपए के नोटों का बंडल था जिसे वो गिन रहा था। जिस बच्चे ने घर में हमेशा पैसों की कमी देखी हो, उसके लिए सड़क पर इतना नगद देखना खुद किस्मत का बुलावा था। दाऊद ने बिना सोचे समझे बिजली की तरह झपट्टा मारा और उस आदमी के हाथ से नोटों का बंडल छीना और बेतहासा दौड़ा। वह आदमी दाऊद को तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन टेमकर मोहल्ला छोटा था, सब एक दूसरे को जानते थे। उस समय वहां मौजूद लोगों ने भागते हुए दाऊद को पहचान लिया। उन्होंने देखा तो सोचा, अरे ये तो इब्राहिम हवलदार का लड़का है। शिकायत दाऊद की सीधे इब्राहिम कास्कर तक पहुंच गई। ये इब्राहिम कास्कर के लिए पहली जिल्लत और सबसे बड़ी शर्मिंदगी थी। वो शरीफ ईमानदार हवलदार जिसका बेटा चोर निकला। इसके बाद तो इब्राहिम ने अपना पुलिस का काला पट्टा निकाला जिसमें एक धातु टुकड़ा लगा हुआ था, एक साइड मेटल होता है ना, वैसा बेल्ट, और उस पट्टे से उन्होंने दाऊद की ऐसी पिटाई की कि वो रात भर चीखता रहा। लेकिन ये पिटाई दाऊद के लिए सुधार नहीं थी, ये थी बगावत की आग जिसने उसे रेबल बना दिया। उस दिन दाऊद के दिल में अपने बाप की ईमानदारी, गुर्बत और उस मार के खिलाफ एक विद्रोह पैदा हो गया। उसे लगा ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मार और गरीबी मिलती है। उसने ठान लिया कि अब वो अपने तरीके से बड़ा आदमी बनेगा, जैसा निराले सा बाबा ने कहा था। पढ़ाई छूट गई थी और बगावत पनप रही थी। साबिर भले ही बड़ा भाई था, लेकिन दाऊद अब अपनी टोली का लीड लेने लगा था। उसने जरायम का एक नया सलीकेदार तरीका इजाद किया, जिसे उस जमाने में पुलिस की जबान में पलटी मारना कहा जाता था। यह 1970 के शुरुआती दौर की बात है। उस वक्त बंबई में स्मगलिंग का सामान जैसे सोना, इंपोर्टेड घड़ियां, ट्रांजिस्टर इत्यादि खूब बिकता था। रोलेक्स जैसी घड़ी की कीमत उस जमाने में करीब 5,000 रुपये हुआ करती थी। दाऊद और उसके 2-4 दोस्त मनीष मार्केट या मोटा मार्केट के बाहर शिकार ढूंढते और उन्हें बड़े ही चालाकी से लूट लेते।
कैसे, आइए आपको एकदम सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि उनका ये पलटी मारने का तरीका कैसे होता था। तो पहले शिकार को ढूंढना होता था, यानी कोई मारवाड़ी सेठ या कोई पारसी बाबा या कोई अच्छी हैसियत रखने वाले आदमी को वो चुनते जो चोरी का माल सस्ते में खरीदने का शौकीन हो। देख के ही पता चल जाता है इस आदमी के पास पैसा होगा, तो ऐसा ही वो लोग तब दिमाग लगाते थे। फिर दाऊद की चाल आती, वो खुद उस आदमी के पास जाता और फुसफुसाता हुए आगे निकल जाता। दिल्ली में जैसे आप सरोजनी मार्केट जाएंगे ना, तो आपको दिखेगा कि गुच्ची के हज़ारों का परफ्यूम कुछ 100 रुपये में ले लो कह के आदमी आपके आसपास गुजरेगा कि ब्रांडेड घड़ी है, ब्रांडेड परफ्यूम है, आप लेंगे क्या? और फिर आपको साइड में ले जाकर वो माल दिखाएगा। और कुछ ऐसा ही ना, दाऊद भी कुछ ऐसा ही करता था। धीमे से वो अपने शिकार के कान में ये बोलता हुआ आगे निकलता, सेठ रोलेक्स चाहिए, रोलेक्स एकदम नया माल है, 5000 की घड़ी सिर्फ 2000 में। ऐसा वो बोलते हुए आगे निकलता। आगे उसका फेंका हुआ लालच काम कर जाता। अगर 2000 में 5000 की चीज़ मिल जाए तो ये किसे नहीं चाहिए होती। यही लालच सेठ की नीयत खराब कर देता। फिर वो सेठ को बाजार के अंदर एक तंग गली या दुकान में ले जाता, जहां उसे बक्से में रोलेक्स की चमचमाती हुई घड़ी दिखाई जाती। सेठ खुश, मुंह में पानी आ जाता कि सिर्फ 2000 रुपये में रोलेक्स की घड़ी मिल जाएगी। लेकिन अब यही शुरू होता था असली खेल, यानी पलटी मारना। जैसे ही सेठ अपनी मेहनत के कमाए हुए नगद पैसे निकालता और लेन देन का प्रोसेस जो है वो शुरू होता, टोली का एक लड़का पीछे से आकर धीरे से लेकिन साफ सुनाई देने वाले अंदाज में फुसफुसाता, अरे पुलिस आ रहा है, पुलिस, कस्टम वाले इधर आ रहे हैं। फिर इस अफरा तफरी और पकड़े जाने के डर में सेठ बेचैन हो जाता। दाऊद या उसका साथी पैसे लेते और हाथ में रखी असली रोलेक्स वाली पोटली को तेजी से एक खाली पोटली या नकली प्लास्टिक की चीज वाली पोटली से बदल देते। सेठ घबराकर वो नकली पोटली पकड़ता और वहां से भाग निकलता ताकि पुलिस के हाथों स्मगलिंग का माल खरीदते हुए पकड़े ना जाए। दाऊद और उसके साथी नगद पैसे लेकर दूसरी दिशा में कहीं गायब हो जाते। जब सेठ थोड़ी दूर जाकर आराम से उस पोटली को खोलता तो उसे या तो वो बक्सा खाली मिलता या अंदर सिर्फ प्लास्टिक का टुकड़ा या टूटी फूटी कोई चीज मिलती, या कभी कभी तो पत्थर भी। सेठ जब पलट कर आता और पूछता, वो लड़का कहाँ गया जिसने मुझे ये घड़ी बेची, तो बाजार के लोग साफ मुकर जाते, हमें क्या पता कौन सा लड़का। पुलिस स्टेशन में इन पलटी मारने के मामलों की बाकायदा पलटी मारना फाइल बन चुकी थी, जिसमें सिर्फ लड़कों का डिस्क्रिप्शन था, पर वो कभी पकड़े नहीं गए। इस हुनर और तेज दिमागी से दाऊद और उसकी टोली ने उस जमाने में हजारों रुपए कमाए। दाऊद के पास अब पैसे थे, खौफ था और एक तेज दिमाग था। गरीबी खत्म हो गई थी, पर खुददारी की जगह अब खौफ ने ले ली थी। वो 14 साल का चोर अब 19 साल का होते होते उस छोटे से इलाके में एक बॉस के तौर पर उभर रहा था, जिसने अपने बाप की ईमानदारी को ठेंगा दिखा दिया था। फिर साल 1974 तक दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक लोकल पलटी मार लड़का नहीं रह गया था। उसकी महत्वाकांक्षाएं अब उस 10 बाई 10 के कमरे से बहुत बड़ी हो चुकी थी। उसकी निगाहें अब छोटे मोटे झपट्टे मारने पर नहीं, बल्कि बंबई शहर के सबसे बड़े मुकाबले पर टिकी थी। दाऊद, जिसने अब तक नगद पैसों की ताकत देख ली थी, अब दौलत के सबसे बड़े खजाने बैंक को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था। दाऊद इब्राहिम ने अपने 19वें साल में उस वक्त के देश की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी को अंजाम देने की साजिश रची। वो चोर से डकैत और जल्द ही डकैत से माफिया सरगना बनने की दहलीज पर खड़ा था। एक शरीफ बाप की हलाल कमाई की रोटी को छोड़कर दाऊद अब खुद की हराम कमाई से दुनिया को हिलाने के लिए तैयार था। मतलब अब ये कहानी इब्राहिम हवलदार के बेटे की नहीं थी, बल्कि अंडरवर्ल्ड के दाऊद इब्राहिम की थी, जिसकी दास्तां अभी शुरू ही हुई है। और अगर आप दाऊद की चालबाजी के बाद उसके डकैती की भी कहानी सुनना चाहते हैं, मेकिंग ऑफ डॉन दाऊद इब्राहिम की कहानी का ये सिलसिला जारी रखना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ आप ये कहानी देखना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं, मतलब आप मेरी कहानियों को अंत तक देखते हैं, आप सभी का बहुत ही बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप मेरी कहानियाँ अंत तक देखते हैं। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरी कहानी कहाँ से देखते हैं और आपका नाम क्या है वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि मुझे अंत तक देखने वाले प्यारे लोग, हमारे प्यारे दर्शक, आप कहाँ से हैं। बाकी आज के सफ़र में बस इतना ही। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।